नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज का विषय है कोविड-19, अर्थव्यवस्था और राहत पैकेज। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से पस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बूस्टर टीके की खुराक दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया। स्वास्थ्य समेत कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना का ऐलान किया गया। वहीं बार बार लॉकडाउन से हिचकोले खा रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना को बढ़ाकर इसका दायरा बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बिना किसी गारंटी के कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इससे 25 लाख छोटे कारोबारियों को सीधे फायदा होगा। महामारी से बुरी तरह से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को भी सहारा देने की कोशिश की गई है। वहीं महामारी की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के बीच उनके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा गरीबों, किसानों, बेरोजगारों पर भी सरकार ने राहत की बारिश की है। नए आर्थिक पैकेज में कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 8 घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 8 मुख्य राहत उपाय किए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य कदम उठाए गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके, विकास को गति दी जा सके। और वित्त मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदलने की बजाय पूरी तरह से बनने की जरूरत है। तो सरकार का ये जो राहत पैकेज है वो किन मायनों में खास है, कितना महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और कैसे और आगे इन उपायों को लागू किए जाने की जरूरत है, तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से। डॉक्टर अरविंद विरमानी है मेरे साथ। आप फॉर्मर एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत सरकार, साथ ही आप चेयरमैन हैं एग्रो फाउंडेशन। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। और इसी के साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी हैं, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शुभमोय मैं आपसे कर लेना चाहती हूँ। कोविड से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये कितनी बड़ी आर्थिक राहत है, कितनी बड़ी सहायता? कोविड से निपटने के लिए, जूझने के लिए सरकार को इस तरह का जो कदम कल उठाए गए हैं ये बहुत सराहनीय है। सराहनीय इसलिए है क्योंकि इस बारी पिछले 1.5 साल में जितने एफर्ट्स किए गए थे उसके पुरोधा थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरुआत में। लेकिन अभी मॉनेटरी पॉलिसी का एक लिमिट आ चुका है और उसका हम बाद में बातचीत कर सकते हैं कि वो क्यों आ चुका है। इसीलिए अभी के अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आप जैसे जो बात कर रहे हैं कि सुस्त पड़ी है, सुस्ती को चहलकदमी में एक्टिविटीज में बढ़ाने के लिए फिस्कल स्टेप्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इस फिस्कल स्टेप्स के अंतर्गत कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, करीब 6.25 लाख करोड़ का जी पैकेज, इस तरह का पैकेज का बहुत जरूरत है। उन्होंने सीधा कमिट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा है बाद में रिपोर्टर से बात करते हुए कि हम आगे इसके बाद में ये एक वन एंड ओनली स्टेप नहीं है। और ये जैसे आज आप देखेंगे जितने सारे फंड हाउसेस वगैरह सबका कहना है कि जितना कोविड का असर हो रहा है उससे निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए ये स्टेप्स सराहनीय है। और इस स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स और भी बहुत सारे ले जाना जरूरी है। जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे टूरिज्म में, हेल्थ सेक्टर में, खासकर इन दोनों सेक्टर में बहुत ही ज्यादा जरूरत था। जो कदम लिए गए हैं वो जरूरत थे, लेकिन ऐसे स्टेप्स और भी फिस्कल स्टेप्स का जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए अभी इन्फ्लेशन का वार को देखते हुए आगे चलना मुश्किल है। इसीलिए फिस्कल पॉलिसी को आगे कदम लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद विरमानी, जैसा कि शुभमोय भी कह रहे थे कि स्टेप्स जो हैं वो सराहनीय हैं, लेकिन आने वाले समय में इसी तरह के आर्थिक जो राहत है उसमें और इजाफा करने की ज़रूरत है और भी ऐसे स्टेप्स उठाए जाने की ज़रूरत है। ये जो आर्थिक पैकेज है उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था मंद पड़ गई थी,
हम आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे उसको गति मिलेगी, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में जो अलग अलग मदों में इजाफा किया गया है, उससे हम आने वाले समय में पॉजिटिव आउटकम देखेंगे। तो मैं इसको तीन पैकेट्स में देखता हूँ, ये जो सारे अनाउंस हुए हैं। एक तो जिसको कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस, कई लोगों की शुरू से पिछले फर्स्ट वेव से से कहना है कि हमारा जो फिस्कल स्टिमुलस है वो कम है। अभी भी वो कह रहे थे कई लोगों के बहुत बड़ा स्टिमुलस अब चाहिए होगा, पहले से भी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अप्रोच अडॉप्ट की हुई है उसका है कि टारगेटेड फिस्कल एफर्ट्स होने चाहिए, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसमें पैसे जाना चाहिए। क्योंकि ये जो कोविड है, लॉकडाउन्स हैं, ये बहुत इकोनॉमी को फ्रैगमेंट करता है। अगर हम खाली पैसे ऐसे ही जैसे निछावर करेंगे उससे इतना फायदा नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से करेक्ट अप्रोच है और इस पैकेज में भी यही अप्रोच अडॉप्ट की गई है और टारगेटेड सब्सिडी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के पहले बजट पे ध्यान दे सकते हैं। बजट में क्योंकि फर्स्ट वेव तकरीबन फरवरी के 20 तक, थर्ड वीक तक ख़त्म हो गई थी तकरीबन, तो बजट में काफ़ी एम्फेसिस दिया गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर और जो कंस्ट्रक्शन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि जॉब्स हों, लोगों के हाथ में पैसे आएँ, वो इनकम हो और वो कंज्यूम कर सकें, उसके थ्रू स्टिमुलस देना। तो ये अप्रोच जारी है। पर जब सेकेंड वेव हुई तो लोग कह रहे थे कि ये नहीं, काफ़ी नहीं है, इसमें बढ़ावत करना पड़ेगा क्योंकि कंजम्पशन प्रॉब्लम हो गई है। वेल्थ इफेक्ट्स, जिसको हम टेक्निकली इकोनॉमिक्स में कहते हैं, सेविंग्स लोग कहते हैं, कि कई जो पिछले वर्ग के थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जिनके घर में प्रॉब्लम्स हुई, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हुई, कई लोगों की डेथ भी हुई, कि उनकी सेविंग्स एग्जॉस्ट हो गई थी, ताकि उनके पास पैसा नहीं होगा खर्चने के लिए, वो ज़्यादा सेविंग करेंगे। मेरे ख्याल से ये ठीक कंक्लूजन नहीं है। मेरा ख्याल है लोग बहुत पेसिमिस्टिक हो रहे हैं कि अगले क्वार्टर से ये रिवाइव होगी, इसलिए इतना बड़ा पैकेज कंज्यूमर नहीं चाहिए था, पर टारगेटेड चाहिए था। तो टारगेटेड में क्या किया? तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो एडिशनल प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं सेकेंड वेव से, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन पे ध्यान दिया है। इसमें तीन चीज़ें मैं बताऊंगा जो जिन पे हमें लगा है और गवर्नमेंट को भी लगा है कि प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें मदद और करनी चाहिए। तो ये तीन एरिया क्या थे एडिशनल? एक तो क्रेडिट गारंटीज हैं, जो कॉन्टैक्ट सर्विसेज, हमने आपके प्रोग्राम पे पहले भी बताया था, जिसमें टूरिज्म वगैरह आती हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ये क्रेडिट गारंटीज एक्सटेंड की हैं उसमें। और दूसरा था हेल्थ और मेडिकल। ऑब्वियसली सबको पता है ऑक्सीजन प्रॉब्लम, ये वो लैक ऑफ ऑक्सीजन बेड्स वगैरह, तो उसको ध्यान रखते हुए उसमें डायरेक्ट किया है ज़्यादा एक्सपेंडिचर। और तीसरा है सोशल वेलफेयर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाती है जब लॉकडाउन होता है, तो फ्री फूड का एक्सटेंड किया था, वो पहले ही कर दिया था, पर जॉब इंसेंटिव, एडिशनल जॉब्स की इसमें पैकेज में आई है, और टूरिज्म का भी आपने जिक्र किया था, तो ये डायरेक्टेड था। और तीसरा, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, पर ओवरऑल जो रिफॉर्म बजट में और पहले से 18 महीने से किए जा रहे हैं, उनके 4-5 चीज़ें थी जिसमें एक्स्ट्रा एम्फोसिस दिया है। मैं उसमें वापस आ जाऊंगा अगर आपको डिटेल्स की डिस्कस करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुभमोई, आत्मनिर्भर भारत योजना जिसका कि विस्तार किया गया है, सरकार की शुरू से ही आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक अप्रोच रही है, और हमने देखा कि पिछले दिनों कोरोना पीरियड के दौरान ये अप्रोच और भी मुखर हुई है। इस योजना की जो स्कीम है इसको बढ़ाया गया है, विस्तार किया गया है 31 मार्च 2022 तक इसका लक्ष्य कर दिया गया है, और स्कीम में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कहा यह जा रहा है कि करीब 58 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। किस तरीके से जब इस तरह की योजनाएं जो पैन इंडिया को कहीं ना कहीं कवर करती हैं, एक बड़ी आबादी पर इसका असर पड़ता है, जब उसे सरकार इस तरीके से और विस्तार देती है या फिर उनके लिए जो मद है उसमें इजाफा करती है, तो उसका हम किस तरीके से पॉजिटिव आउटकम देखते हैं?
बिल्कुल, इसमें खासकर 3 चीज़ों का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। एक, पीएलआई में जो 13 सेक्टर्स में 13 इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सरकार ने ये स्कीम चालू किए हैं, हम्म। उनमें पहला सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें कल जो वित्त मंत्री जी ने जो रिलैक्सेशन दिया, रिलैक्सेशन क्या है कि एक कि उसका उसका अवधि को 1 साल बढ़ाया गया। दूसरी बात ये है कि उसमें किस साल प्रोडक्शन को कंपनी सबसे अपना चोटी पे जाने का लक्ष्य रखेंगे, वो कंपनी ही स्थिर करेगी। इसका जो उन्होंने इसका उन्होंने कंपनीज़ को रिलैक्सेशन दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जी। सिर्फ़ और चूँकि पीएलआई सेक्टर में, पीएलआई के जो बाकी सारी जो स्कीम्स में भी, बाकी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी चल रहे हैं, मोटा-मोटी एक ही सिस्टम रहता है। इससे हम आशा करते हैं कि और भी सारे जितने सारे सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स में भी यही सारे प्रावधान लाए जाएँगे, वो बहुत जल्दी लाए जाएँगे। जी। और तो ये डेफ़िनेटली एक ज़्यादा इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है। दूसरी बात ये है कि कल एक चीज़ जिस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था, वो ये है कि बैंक्स को एक एक सॉर्ट ऑफ पुश दिया गया या सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट दिया गया कि आप 50,000 करोड़ तक हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स पर आप सहायता दीजिए। जी। हेल्थ सेक्टर में ज़्यादातर बैंक से या दूसरे वित्तीय संस्थानों से उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं जाते हैं और खासकर पिछड़े क्षेत्र में ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं जाते। ये जो एक एनकरेजमेंट दिया गया, अभी कोविड को देखते हुए, ये इमीडिएट जिसे कहते हैं 1 महीना 2 महीने में इसका असर नहीं आएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो हम कर रहे हैं, उसमें ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। 50,000 करोड़ जब बैंक्स किसी भी प्रोजेक्ट्स में धीरे-धीरे प्रोजेक्ट्स में डालेंगे, साथ में जो प्रमोटर्स अपना इन्वेस्टमेंट्स लाएँगे, वो बहुत ही कारगर सिद्ध तो ये दोनों जी। चीज़ें और तीसरा चीज़ जो जिसकी शायद ज़िक्र हुआ ही नहीं है, वो है कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली प्रोजेक्ट में सरकार ने काफ़ी मूलभूत संशोधन करने का अनाउंसमेंट किए हैं। इसका शायद चूँकि वो वित्तीय चीज़ों से अलग था इसलिए लोगों को इसमें शायद उस वक़्त रुचि नहीं हुई। बिल्कुल, पीपी प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस में हम जानते हैं मौजूदा वक्त में जिस तरह की प्रक्रिया थी, कई स्तर पर मंजूरी लेनी होती थी और अब पीपी प्रोजेक्ट्स और असेट मोनेटाइजेशन के लिए एक नई पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि शुभमोय बता भी रहे थे, कि इसमें हम आने वाले समय में सुधार देखेंगे और इसके जो फायदे हैं वो सामने आ पाएंगे। डॉक्टर अरविंद वरमानी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसे धीरे धीरे बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि उनके इस कथन का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, और पूरी तरह से बदलने की दिशा में सरकार के जो कदम हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सेकेंड वेव से पहले एंटिसिपेशन थी कि फर्स्ट क्वार्टर में जो इकोनॉमी है वो फिर ग्रोथ पाथ पे चली जाएगी। वो थोड़ा एक क्वार्टर के लिए पोस्टपोन हो गया है, पर अब जैसे ही जून का महीना खत्म होता है तो एंटिसिपेशन फिर होगी। लोग कई तो काफ़ी पेसिमिस्टिक है। मैंने तो 1-1.5 महीने पहले कहा था कि देयर विल बी अपसाइड सरप्राइज, जिसको कहते हैं क्वार्टर 2, जो अब जुलाई में शुरू होने वाला है। तो उसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने, मैं कह रहा था रिफॉर्म्स 2-3 तो सुबह ने मेंशन किया, मैं इकट्ठे आपको लिस्ट बना देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में एक दो इम्पोर्टेंट तो सुबह ने बताया, पर एक बहुत लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंस है, जो डिजिटल इंडिया वाला भारत नेट का प्रोजेक्ट है। वो मेरे ख्याल से थोड़ा धीमी तरह से चल रहा था। आई एम वेरी हैप्पी कि वित्त मंत्री ने रिकॉग्नाइज किया है और उस पर री एम्फोसिस दिया है। इसके उधार जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है सारे देश में, रूरल एरिया में ऑब्जेक्टिव है। आई थिंक 2.2%, 5 लाख जो पंचायत है उसमें से तकरीबन 62%, 60% पे पहुंच गई हुई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एम्फोसाइज किया है कि ये सारे को एक्सपेडाइट करेंगे और कनेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि इससे कई नई चीजें
पॉसिबल हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंच गई है, हाईवेज रोड्स पहुंच गए हैं, पर कनेक्टिविटी हो तो एक सारा पैकेज, एंटरप्रेन्योरशिप और चीजें होंगी। एसेट मोनेटाइजेशन की चर्चा हुई है, उसमें पीपीएफपी ऑफ कोर्स ये बजट में बताया गया था, तो उसको आगे ले जाया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, ये भी बजट में बड़ा इंपॉर्टेंट इंसेंटिव प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, तो वित्त मंत्री ने हमें बताया है कि ये चल रहा है, हमने भूले नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक अभी भी थोड़ा लैग कर रहा है, क्योंकि स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के हाथ में नहीं है, स्टेट्स के हाथ में है, तो इंसेंटिव्स दिए, उसको आगे ले जाया जा रहा है। पीएलआई स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह में फ्रेंड ने बताया है, तो मैं उस पर नहीं कहूँगा, पर ये एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लाई चेन में थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताएं, क्योंकि सप्लाई चेन अब शिफ्ट हो रही है चाइना से। कई इंजीनियरिंग आइटम्स का तो मैं अपने आप सुन रहा हूँ कि कई ऑर्डर्स वहां से अब यहाँ आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें थोड़ा सा छूट देनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट ने दे दी है। तो ऐसे एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा 2-3 और चीजें एग्रीकल्चर के साथ। सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो इकोनॉमी है, और सेपरेटली एक ईज ऑफ लिविंग का भी बात की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ रेगुलेटरी, वो मेरा ख्याल है इस पैकेज में नहीं अनाउंस किया था, सेपरेटली उन्होंने बताया। तो द गवर्नमेंट इज गेटिंग द इकोनॉमी रेडी फॉर द ग्रोथ स्पर्ट विच विल फॉलो। जब सेकेंड वेव पीछे रह जाएगी, तो वो ग्रोथ स्पर्ट को यूटिलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को बैक ऑन हाई ग्रोथ पाथ करने के लिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट सोच रही है, विच इज वेरी गुड। जी, सुभमोई, हम जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर इस पूरे कोविड काल के दौरान कितना बड़ा सेटबैक लगा, और इससे जुड़े हुए जितने भी रोजगार थे या लोग थे, उनकी भी जो इकॉनमी है उनकी हालत खस्ता हुई। लेकिन सरकार ने इन घोषणाओं में जैसा कि 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीज़ा मुफ्त किए जाने की बात की है, टूरिज्म एजेंसी को 10 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, साथ ही लाइसेंस टूरिज्म गाइड को 1 लाख रुपए, 11 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड ट्रैवल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को वित्तीय मदद की जो बात की गई है, यानी कि जो स्टेप्स उठाए गए हैं टूरिज्म सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, उससे किस तरीके के आउटकम हम देखते हैं आने वाले समय में? सारे देखिए, सरकार के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर इस वक्त है, जो विमानी जी भी सजेस्ट कर रहे थे, वो ये है कि एक तरफ से एक बहुत प्रेशर है कि कैश सपोर्ट दिया जाए। अब ये अपने आप में एक मुश्किल चीज है, क्योंकि उस एक तो भारतीय वित्तीय व्यवस्था हालत को देखते हुए कैश सपोर्ट कितना दूर तक आप दे सकते हैं, किस तरीके का दे सकते हैं, कितने बड़ा वो उसका विस्तृत उसका दायरा हो सकता है, ये बहुत मुश्किल चीजें हैं। और इसको चूंकि भारत सरकार के लिए करना मुश्किल है, और खासकर हम अगर इन्फ्लेशन का अगर दौर को इस वक्त हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए साफ जाहिर है कि अगर किसी भी कैश इस तरह का सपोर्ट आ जाए, तो शुरुआत के इमीडिएट सपोर्ट के बाद ही वो एकदम बहुत बड़ा एक मुद्रास्फीति के रूप में एक वेव की तरह से फैल जाएगा। इसीलिए सरकार उसको ना करके जहां तक हो सकता है दूसरे डिमांड बूस्टिंग मेजर्स में सरकार अपना पूरी जोर से सपोर्ट दे रही है। जो जिन सारे सपोर्ट्स की आप बात कर रहे थे, कि जैसे टूरिज्म सेक्टर में गाइड्स को या टूरिस्ट एजेंसीज को कैश सपोर्ट देने का, एसएमई सेक्टर में जो क्रेडिट गारंटी स्कीम था उसको और भी उसका दायरा और भी विस्तृत किया गया। उसी तरह से जो खाद्यान्न 5 नवंबर तक देने का जो स्कीम है, वो जो चलाया जा रहा है, और जिसका करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है, ये सारे स्कीम्स वहां तक पहुंचते हैं कि किसी तरह से इसमें जो जितने सारे तबके के लोग असर काफी ज्यादा जिनके ऊपर असर हुआ है, नौकरी गई है या कोविड की वजह से उनके फैमिली में तबाही आई है, उन सब जगहों पे डिमांड फिर से उनके लिए रिस्टोर करना, वो फिर से कामकाज में जुटने के लिए प्रस्तुत हो जाए, तैयार हो जाए, साथ उनको वो सपोर्ट के हिसाब से ये दिया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल चारों तरफ में कैश फैलाने के बजाय स्पेसिफिक सेक्टर्स में सरकार का कोशिश है कि भाई वो हम सपोर्ट वहां तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जो लिमिटेड फैसिलिटेबिलिटी है, फिस्कल सपोर्ट जो भारत सरकार का है,
उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन ये चीज़ मुश्किल है और जितना भी होता है उसके साथ-साथ डिमांड और बढ़ जा रहा है कि भई इनको मिला है तो दूसरों को नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर वो प्रेशर अपने आप पे चलता है। आप एक चीज़ वैसे अच्छी चीज़ देखेंगे कि धीरे-धीरे एनसीएआर का डेटा कल परसों मैं देख रहा था, एग्रीकल्चरल वेज और ये एग्रीकल्चरल वेज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि रूरल लैंडलेस जो लेबरर्स होते हैं, जी। उनके जीवन का साधन होता है, उनका ज़्यादातर वो लोग एग्रीकल्चरल वेज पे ही डिपेंड करते हैं। जी। उसका लेवल पिछले साल से बढ़ता जा रहा है। बहुत सालों से ये फ्लैट था या घट रहा था। इसका लेवल पिछले साल से बढ़ना शुरू हुआ है और कोविड के काल में भी उसमें कोई कटौती नहीं हुआ है। इसका जी। वजह ये है कि 2 साल से एग्रीकल्चरल मानसून का इफ़ेक्ट अच्छे होने से एग्रीकल्चर में एक प्रेशर जो एक एक्सपेंशन आया है, उसकी वजह से और भी एनआरईजीए वगैरह के साथ में सपोर्ट की इस वजह से ये वाले जो तबका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी और बदहाली का हालत रहता है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव है। जी। जी। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद बिरमानी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि खासकर अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की भी बात करें तो जिस जोर के साथ कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना एक बड़ा कदम है। महानगरों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए छोटे शहरों में समय से चिकित्सा सहायता उपलब्ध जो है सुनिश्चित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। चूंकि कोविड-19 के इस पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि स्वास्थ्य जो है खासकर स्वास्थ्य सेक्टर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन के उभरा है और सरकार का भी पूरा फोकस है कि किस तरीके से इसमें इसे और रिवैम्प किया जाए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या तमाम सुविधाएं हैं उसे और कैसे बढ़ाया जाए। इसे लेकर सरकार किस फोकस्ड कितनी फोकस्ड होकर काम कर रही है और क्या वो इन घोषणाओं में नजर आता है? इतने फिजिकल स्पेस कह लो, जो भी कह लो, नहीं है गवर्नमेंट के पास कि बस पैसे छांटे, और तो फोकस किया जा रहा है और उसका एक उदाहरण ये हेल्थ सेक्टर पे है। जी। हम बजट टाइम में, प्री बजट मीटिंग में भी हमने कहा था कि ये मत सोचो जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो तो जब पैसे होंगे इंक्रीज कर लेना, पर फोकस करो जिन चीज़ों से कोविड की जो प्रॉब्लम्स सामने आई हैं उसके ऊपर फोकस करो। तो दैट इज एग्जैक्टली वैसे ही गवर्नमेंट कर रही है, वो चीज़ें पिक कर रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, जिसको अगर इम्प्रूव करें और अगर थर्ड वेव आए तो उसमें भी फायदा होगा और लॉन्ग टर्म फायदा भी होगा। तो जी। ये कॉन्स्टेंटली आप जो भी चीज़ें देखें, गवर्नमेंट पैसे इंक्रीज कर रही है, वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख रही है। क्या इमीडिएट नीड क्या है और अगर हम इस पे किस तरह पैसा खर्च करें कि ये आगे भी इसका बेनिफिट दिखता रहा है। तो इसीलिए जो बहुत पीड़ित है उनको तो पैसे देने ही हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके खाने के लिए, पीने के लिए। पर अगर कर सकते हैं तो ऐसे करें, जॉब्स परमानेंटली इंक्रीज है जिससे इनकम हो और फायदा होता रहेगा। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्चिए, जो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो बड़े सालों उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। तो ऐसे ही हेल्थ में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, ऑक्सीजन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, ये वो जहाँ कमियां नजर आई हैं क्लियरली हमारे पास, और हमें पता है कि इसमें अगर वृद्धि नहीं की तो ये प्रॉब्लम होगी थर्ड वेव में। तो ऐसे फोकस स्टेप बाय स्टेप सब में, क्रेडिट गारंटीज भी जी। इसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटीज एक्चुअली मैंने 30 साल पहले रिसर्च की थी जिसमें मैंने दिखाया था कि क्रेडिट गारंटीज आर द बेस्ट जी। वे टू गिव इंसेंटिव्स। इंटरेस्ट रेट सबवेंशन की जगह और कई तरीके हम यूज करते थे, पर मेरे रिसर्च ने दिखाया था कि क्रेडिट गारंटी इज द बेस्ट वे, सबसे बेहतर। तो ऐसे बड़ा सोच समझ से केयरफुली किया जा रहा है। ऑफ कोर्स सब चीजें 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकती, बट इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये ध्यान से सिलेक्ट किया। सोशल वेलफेयर, जो जॉब्स जहाँ पे बढ़ सकते हैं बिलो 1500, आई थिंक 1500 वेजेस का कट ऑफ दिया था, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगेन ये नहीं है कि पैसे दे दो हाथ में, पर जॉब्स दो जिससे इनकम मिलेगी और उससे कंजम्पशन बढ़ाओ। आई थिंक सुबह में इसका जिक्र किया था। तो ऐसे वन बाय वन सारी चीजों पे ऐसे नजर दे के
एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं, तो लोग कह रहे थे कोऑपरेटिव्स चाहिए, कोऑपरेटिव्स को भी बेनिफिट दो, खाली कंपिटिटिव होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव पे और ध्यान दिया है। तो इस तरह वन बाय वन एक एक चीज को लेके बायो सेफ्टी, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो रही है तो बायो क्रॉप्स का इंसेंटिव दिया है। तो ऐसे बड़े सिलेक्टिवली ध्यान से, जिसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी बिल्कुल हो, बिल्कुल वो चीजें सिलेक्ट की बिल्कुल, हैं। बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ सरकार ने ये कदम उठाए हैं। सबोमोई, ये जो घोषणाएं हुई हैं, राहत पैकेज का ऐलान हुआ है, उद्योग जगत ने इसकी काफ़ी सराहना की है और इसे जीवन रक्षक खुराक तक बताया अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन ये भी उसमें ज़रूर जोड़ा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर वर्मा ने भी कर रहे थे कि कंजप्शन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए और भी ज़्यादा उपाय किए जाने की ज़रूरत है। अब चूंकि वक्त की कमी, मैं चाहूँगी क्लोजिंग कमेंट के साथ आप इसका जवाब दें। एक स्कीम जो पिछले साल सरकार ने अनाउंस किए थे कि अगर कंपनियां या यूनिट्स जिनको सहायता मिल रहे हैं वो अगर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लाए तो उनके लिए सरकार ग्रेच्युटी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के जो इनिशियल सपोर्ट है वो सरकार सपोर्ट करेगी। आश्चर्यजनक बात है कि एम्प्लॉयमेंट का ये वाला स्कीम खास कोई कंपनी या कोई उद्योग ने हम्म इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सरकार को सपोर्ट और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उद्योग जगत में साथ में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जो एक प्रॉमिस मोरलेस की और जो आश्वासन वो दे रहे थे हम्म वो उस पर खरे नहीं उतरे और इस पर अभी काम करना बाकी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का क्षेत्र सरकार का नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का क्षेत्र उद्योगों का है और उद्योग जगत में उसमें बहुत ज्यादा कोई इजाफा इमीडिएटली कुछ कुछ जगह पे हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है और जी इस पर शायद सबको ध्यान देना जरूरी जी बिल्कुल। तो कुल मिला के सरकार की ओर से 6 लाख करोड़ से ज्यादा का जो राहत पैकेज है वो अर्थव्यवस्था में एक नई गति, एक जान लेकर आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उद्योग जगत ने भी इसकी सराहना की है और बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ खासकर उन सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया है जो कोविड-19 की इस पैंडेमिक पूरे में उस पर सबसे ज़्यादा जिन सेक्टर्स पे असर पड़ा है उन पर सरकार ने ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है, जो कि इन घोषणाओं में दिखती भी है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।